हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था कि अब हम एडवांस अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे। तो एडवांस अकाउंटेंसी स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि वाणिज्य एवं लेखा का ही एक्सटेंडेड पार्ट है जो कि आप लोगों ने ATS लेखा प्रशिक्षण शाला पढ़ते दौरान पढ़ा है, लेकिन लेखा प्रशिक्षण पढ़ते दौरान जो लेखा एवं वाणिज्य बही खाता पढ़ा है उसी से थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है एडवांस अकाउंटेंसी। मुझे ऐसा लगता है कि 11th कॉमर्स का जो बुक है CG गवर्नमेंट का, वो हेल्पफुल होगा इसकी तैयारी में। खैर, हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रश्न पत्र क्या आए हुए हैं, और आपके जो एक प्रश्न है अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा मध्य प्रदेश शासन छत्तीसगढ़ शासन, जो गुप्ता और महेश्वरी का प्रिंटेड है, मैं उनके प्रश्न को डिस्कस कर रहा हूँ। आइए देखते हैं, हम लोग प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। चूँकि वाणिज्य एवं लेखा बही से संबंधित कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, इसलिए उनके कॉन्सेप्ट को मैं पुनः समय देकर के नहीं बता रहा हूँ। हाँ, प्रश्न में जहाँ पे भी आएगा मैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। जैसे आए हुए एक प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बेसिक प्रश्न है। क्या है बेसिक प्रश्न? एक बहुत ही बेसिक प्रश्न आया हुआ है, दोहरा लेखा प्रणाली के मूल सिद्धांत तथा इस प्रणाली के क्या लाभ और हानि है। दोहरा लेखा प्रणाली जब आप पढ़े होंगे, बही खाता, वाणिज्यिक बही खाता जब आप पढ़े होंगे, प्रारंभिक वाणिज्यिक बही खाता, तो उसमें भी स्टार्टिंग में तो कुछ टिप्पणियाँ पढ़े होंगे, मतलब कुछ ऐसे शब्दावली जो कि आपके वाणिज्य बही खाता में उपयोग होते हैं। उसके बाद से जो पहला प्रमुख टॉपिक पढ़े होंगे वो यही था, दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम। तो पहले देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली क्या है। डबल एंट्री सिस्टम, चूँकि आपके जो प्रश्न पत्र के प्रारूप हैं वो बहुत ही क्लिष्ट हिंदी में है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके हिंदी शब्दों का उपयोग किया जाए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में ही पढ़ाया जाए। खैर, जिनको भी कॉमर्स का नॉर्मल कॉन्सेप्ट होगा, या ज़्यादातर स्कूलों में भी 11th में कॉमर्स को इंग्लिश हिंदी मिक्स पढ़ाते हैं, तो उस टाइप से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। क्लियर है ना? तो पहले देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। पहला प्रश्न क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली के मूल सिद्धांत क्या है। क्लियर है ना? तो दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत है कि इनमें समस्त लेन देन को दो खातों में लिखा जाता है। दो खातों पर एंट्री किया जाता है। और वे खाते कौन कौन से हैं? वे खाते हैं डेबिट यानी नामे, और क्रेडिट यानी जमा। क्लियर है? फिर से देखेंगे, दोहरी लेखा प्रणाली का सिद्धांत क्या है? समस्त लेन देन को दो खातों पर लिखा जाता है। वे खाते कौन कौन से हैं? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट में परस्पर विपरीत का संबंध होता है। विपरीत का संबंध होता है, इसीलिए मैंने इस टाइप से साइन दिया हुआ है, क्योंकि इनमें परस्पर विपरीत का संबंध होता है। अब देखते हैं, इनके तीन सिद्धांत हो जाएंगे। कौन कौन से? पहला यहाँ लिखिए कि समस्त लेन देन को दो खातों में लिखा जाता है, इसीलिए इन्हें दोहरी लेखा प्रणाली कह रहा है। क्लियर है? तो पहला क्या होना चाहिए? समस्त लेन देन को संधारण। क्लियर है? दूसरा, इसमें दो खाते कौन कौन से हैं? तो वे सभी दो खाते हैं। दो खाते यानी जिन दो खातों में संधारित किया जाता है, वे दो खाते कौन कौन से हैं? डेबिट और क्रेडिट, नामे और जमा। क्लियर है? पहला सिद्धांत क्या हुआ कि समस्त लेन देन को दो खातों में संधारित करना है। क्लियर है? दूसरा सिद्धांत है कि जो दो खाते हैं वो डेबिट और क्रेडिट होते हैं। और तीसरा यहीं पे संबंध है, तीसरा सिद्धांत है
कि डेबिट और क्रेडिट में जो एंट्री होते हैं विपरीत एंट्री जैसा होते हैं। अगर एक में डेबिट होगा तो एक में क्रेडिट होगा, एक में क्रेडिट होगा तो एक में डेबिट होगा, सेम अमाउंट एंट्री होता है, तो इनमें विपरीत संबंध होते हैं। एंट्री में या प्रविष्टि में भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप हिंदी प्रीफर करते हैं। क्लियर है? फिर से देखेंगे। अगर हम लोग दोहरी लेखा प्रणाली के सिद्धांत देखते हैं तो दोहरी लेखा प्रणाली के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है कि दोहरी लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम, नाम से क्लियर है, डबल एंट्री, दो बार एंट्री होना है। तो डबल एंट्री सिस्टम में सबसे आगे स्टेप पे चालू है सिद्धांत, समस्त लेन देन को दो खातों पर संधारण किया जाएगा। समस्त लेन देनों का संधारण किसमें होगा? दो खातों पर होगा। क्लियर है? और वे खाते कौन से होंगे? डेबिट और क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट में हमेशा कैसा रहेगा? विपरीत संबंध। इंपॉर्टेंट क्या है? समस्त लेन देन को दो खातों पर संधारित किया जाएगा। और वे दो खाते कौन कौन से हैं? डेबिट और क्रेडिट। और उनमें हमेशा कैसा संबंध रहेगा? विपरीत संबंध रहेगा। क्लियर है? तो इससे आप तीन सिद्धांत निकाल सकते हैं कि समस्त लेन देन को दो खातों में एंट्री किया जाता है, दोहरी लेखा प्रणाली है। दूसरा, दो खाते कौन कौन से होते हैं? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट को ही नामे खाता और क्रेडिट को ही जमा खाता कहेंगे या विकलन खाता और समाकलन खाता कहेंगे। और तीसरा, इन दो खातों में विपरीत संबंध होता है। सामान्यतः एक ही सौदा को डेबिट पक्ष में भी दर्शाया जाता है और क्रेडिट पक्ष में भी दर्शाया जाता है। जैसे किसी व्यवसाय में किसी ने पूंजी लगाई तो वो डेबिट पे भी प्रभाव करेगा और व्यवसाय के क्रेडिट पे भी प्रभाव करेगा। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से देखते हैं। आगे देखते हैं, इसी में चौथा पॉइंट है कि जो दोहरी लेखा प्रणाली होती है, इन्हीं में चौथा पॉइंट है वो क्या है कि जो दोहरी लेखा प्रणाली होती है इनके तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं। इन तीन सिद्धांत के बाद चौथा सिद्धांत क्या हो जाएगा? चौथा सिद्धांत, इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण और अंतिम खाता। क्लियर है? इनकी तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होंगी? इसके नीचे की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होंगी? तो इनकी तीन अवस्थाएं होंगी प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण और अंतिम खाता। मीन्स आपको दोहरी लेखा प्रणाली के सिद्धांत में ये चार चीजें लिखना महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? पहला, समस्त लेन देन दो खातों में संधारित किया जाता है, वे दो खाते डेबिट और क्रेडिट होते हैं। और तीसरा, जो डेबिट और क्रेडिट के खातों में जो संधारण किया जा रहा है उनमें विपरीत संबंध होता है। चौथा सिद्धांत है कि जो दोहरी लेखा प्रणाली होती है वो निम्नलिखित अवस्थाओं से गुजरती है, तो उनको हम लोग अवस्थाओं के रूप में अलग से देख लेते हैं। ये सिद्धांत हुआ। सिद्धांत के बाद देखिए अवस्थाएं, कौन कौन सी तीन अवस्थाएं हैं? चौथा कौन सी है? अवस्थाएं। अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरेंगी? तो पहले गुजरेंगी प्रारंभिक लेखा, दूसरे गुजरेंगे प्रारंभिक लेखा के जस्ट बाद क्या होगा? वर्गीकरण। प्रारंभिक लेखा में होता क्या है? प्रारंभिक लेखा में होता है रोजनामचा या जर्नल तैयार करना, खाता बही बनाना। क्लियर? दूसरा, वर्गीकरण में क्या होता है? खतौनी या लेजरिंग इसको बोलते हैं, लेजर या लेजरिंग। क्लियर है? पहला प्रारंभिक लेखा, दूसरा वर्गीकरण और तीसरा होता है अंतिम लेखा। अंतिम लेखा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतिम लेखा में ही क्या तैयार करते हैं? तलपट, व्यापार या लाभ हानि खाता,
और अंतिम लेखा में बैलेंस शीट या चिट्ठा तैयार करते हैं। चिट्ठा, ध्यान देंगे जब भी आपको एग्जाम में आता है कि दोहरी लेखा प्रणाली क्या है, तो ये बहुत ही आसान है, नाम से ही जैसे क्लियर है। दोहरी लेखा प्रणाली मतलब डबल एंट्री सिस्टम, दो बार किसी एक ही लेन देन को, किसी एक ही सौदा को, किसी एक ही ट्रांजैक्शन को दो बार एंट्री करना है। क्लियर है? दोहरी लेखा प्रणाली मतलब अकाउंटेंसी लेखांकन का वह प्रकार जिसमें एक ही ट्रांजैक्शन को, एक ही लेन देन को दो बार एंट्री किया जा रहा है, दोहरी लेखा प्रणाली है। क्लियर है? दोहरी लेखा प्रणाली में किस प्रकार से स्टेप था? किस दोहरी लेखा प्रणाली में समस्त लेखों को या समस्त सौदों को, समस्त ऑल ट्रांजैक्शंस को दो लेखाओं में वर्गीकृत किया जाता है। वो दो लेखा कौन कौन से, वो दो अकाउंट कौन कौन से हैं? डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट यानी नामे खाता, क्रेडिट यानी जमा खाता। पहला सिद्धांत यह हुआ कि इनके समस्त लेन देन को दो खातों में लिखा जाता है। दूसरा, वे दो खाते डेबिट और क्रेडिट होते हैं। और तीसरा, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष में सेम एक ही लेन देन की एंट्री डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष दोनों में होती है और दोनों में विपरीत संबंध होते हैं। मतलब एक तरफ व्यवसाय में डेबिट हुआ है किसी का धनराशि, दूसरी जगह क्रेडिट हुआ है। चौथा में इनकी अवस्थाओं को अगर डिस्कस किया जाए, दोहरी लेखा प्रणाली की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, तो दोहरी लेखा प्रणाली तीन अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं: प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण और अंतिम लेखा। प्रारंभिक लेखा में सामान्यतः वह खाता बही या वह सब रजिस्टर होता है या वो रोजनामचा या वो जर्नल होता है जिसमें सामान्यतः एंट्री होती है। क्लियर है? दूसरा, वर्गीकरण या खतौनी। वर्गीकरण या खतौनी जितने भी एंट्री हुई है, जितने भी रोजनामचा में एंट्री हुआ या जर्नल में एंट्री हुआ, उनको लेजरिंग करते हैं। एक एक खाता को अलग अलग विभाजित करते हैं। उनको लेजर बनाना या लेजरिंग कहते हैं या उन्हीं को खतौनी कहते हैं। जैसे एक ही व्यापार में बहुत सारे लेन देन हुए, कुछ सामान खरीदे गए, कुछ फर्नीचर खरीदे गए, किसी को उधार दिया गया, किसी से उधार लिया गया, तो इन प्रकार के समस्त खातों को अलग अलग खतौनी करना या अलग अलग लेजरिंग करने का अर्थ है कि पूंजी का खाता अलग हो गया, व्यय का खाता अलग हो गया, रेंट का खाता अलग हो गया। इस प्रकार से खतौनी हो जाता है, वर्गीकरण हो जाता है। वर्गीकरण के बाद अंतिम लेखा तैयार करते हैं। तो दोहरी लेखा प्रणाली का सबसे फाइनल जो चरण है, जो सबसे फाइनल स्टेप है, वो क्या है? तल पर तैयार करना। दूसरा, व्यापार लाभ हानि खाता तैयार करना और फिर चिट्ठा तैयार करना। क्लियर है? ये कंप्लीट होता है अपने आप में। अगला देखते हैं लाभ क्या क्या है। लाभ भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं। जब भी लाभ की बात हो रही है तो लाभ देखिए। दोहरी लेखा प्रणाली, ठीक है ना? डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है? डबल एंट्री सिस्टम के क्या क्या लाभ होंगे देखिए। पहला, ए निश्चित होगा या वैज्ञानिक विधि होगा। एक निश्चित या वैज्ञानिक विधि है। डबल एंट्री सिस्टम या दोहरा लेखा प्रणाली, ठीक है ना? इनकी क्या क्या लाभ होंगे? पहला, ये जो दोहरा लेखा प्रणाली है, ये निश्चित या वैज्ञानिक सिस्टम है। निश्चित या वैज्ञानिक विधि। क्लियर है? एक निश्चित या वैज्ञानिक विधि है, मतलब इसका एक नियम है, एक तरीका है जिसके अनुसार निश्चित या वैज्ञानिक विधि है। दूसरा, संपूर्ण लेखा रखा जाता है। संपूर्ण लेखा संधारण या इसी को लिख सकते हैं संपूर्ण आय व्यय या संपूर्ण लेन देन का लेखा संधारण। पहला एक निश्चित विधि है। क्लियर है ना? मतलब डेबिट क्रेडिट वाइज एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें कि हम लोग एंट्री को बहुत अच्छे से लिखते हैं, कहीं भी गलती होने की संभावना नहीं होती है। दूसरा ये है
कि ये एक संपूर्ण लेन देन का एक ही जगह संधारण करते हैं, ठीक है ना। तीसरा, एक ही पक्ष का जितने भी पक्ष हैं उनमें, तीसरा जो हम लोग डिफिनेशन में देख रहे थे उसके अनुसार लीजिए। तीसरा है दो पक्षों में एंट्री। चौथा, दो खातों पर प्रभाव। क्लियर है। दो पक्षों में हमेशा दो पक्ष में एंट्री होता है, नामे और जमा या फिर डेबिट और क्रेडिट। वही दो खाते भी हैं, डेबिट और क्रेडिट, जिससे प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों में विपरीत संबंध होता है, क्योंकि दोनों में विपरीत संबंध होता है, इसीलिए जो भी राशि होता है उसके गलत होने की संभावना नहीं होती, क्योंकि एक ही राशि को आप दो जगह एंट्री करते हैं। राशि में गलती की संभावना नहीं। एक ही राशि को आप दो जगह भूल होने की संभावना नहीं। डेटा या फिर सौदा जो हुआ है, सौदे की प्रविष्टि में भूल की संभावना नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। ये तो हम लोग एक पहले देखिए, सबसे पहला सिद्धांत क्या था कि इन्हें दो रूपों में संधारित किया जाता है। क्लियर है। दो रूपों में जो संधारित किया जाता है, दोहरा लेखा प्रणाली है और स्वयं एक निश्चित वैज्ञानिक विधि है। क्लियर है। जितने भी लेखा, जितने भी आए गए हुए हैं उसको रोज नामसा में लिखेंगे तो संपूर्ण लेखे का संधारण हम लोग करते हैं, ये इसका लाभ है। दूसरा, इनमें हमेशा दो पक्षों में एंट्री होती है, और वे दो पक्ष कौन कौन से हैं? डेबिट और क्रेडिट हैं। अगर दो पक्षों में एंट्री हो रही है, डेबिट और क्रेडिट है, तो उन दोनों पक्षों में प्रभाव होता है और दोनों में विपरीत संबंध होता है। इसका अर्थ है कि एक ही डाटा को आप दूसरे जगह भी, एक जगह वो विकलन हुआ है तो दूसरी जगह समाकलन हुआ है, एक जगह वो डेबिट हुआ है तो दूसरी जगह क्रेडिट हुआ है, एक जगह वो नामे हुआ है दूसरी जगह जमा हुआ है, इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, वो विपरीत संबंध होता है। क्योंकि राशि, एक ही राशि को दो बार लिख रहे हैं, इसीलिए राशि में गलत होने की संभावना नहीं होती है। क्योंकि आप राशि को दो जगह लिख रहे हैं तो एक जगह कहीं भूल से लिखना भूल गए हैं, सपोज डेबिट में लिखना भूल गए और क्रेडिट में लिखा गया है, तो भी सौदे की प्रविष्टि में भूल की संभावना नहीं होती। अगर क्रेडिट में लिखे हैं तो आपको तुरंत से कंक्लूजन आएगा कि डेबिट पक्ष में भी इसे होना चाहिए था, इसलिए इस भूल की संभावना नहीं है। इसी से गणितीय शुद्धता निकाली जाती है। गणितीय शुद्धता कैसे? तो डेबिट और क्रेडिट दोनों का योग इक्वल होता है। क्लियर है। डबल एंट्री सिस्टम से भी गणितीय शुद्धता, प्रारंभिक गणितीय शुद्धता का पता चलता है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों के योग इक्वल होता है, इसलिए गणितीय शुद्धता का पता किया जा सकता है। तीसरा, तलपट आय व्यय, लाभ हानि, तलपट आय व्यय, लाभ हानि आदि खाते तैयार करने में। क्योंकि जो दोहरा लेखा प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम है, इसी के डाटा से हम तलपट बना सकते हैं। इसी के डाटा को खतानी करके तलपट बनाते हैं, आय व्यय खाता बनाते हैं, व्यापारिक खाता बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं। तो इसलिए ये इनके लिए रॉ मटेरियल की तरह होता है। अगर तलपट बनाना है तो उसके लिए डाटा महत्वपूर्ण है, तो इन्हें बनाने में सहायक, अंतिम लेखा तैयार करने में सहायक, अंतिम लेखा तैयार करने में सहायक या चिट्ठा बनाने में सहायक। इसको लिखिए, यहीं पे लिखिए अंतिम लेखा, और यहां चिट्ठा बनाने में सहायक, बैलेंस शीट बनाने में सहायक, ठीक है ना। चिट्ठा या बैलेंस शीट बनाने में सहायक, और इस प्रकार से हम इनका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन्हीं को हम तुलनात्मक अध्ययन में भी लेते हैं। तुलनात्मक अध्ययन में सहायक।
इस प्रकार से बहुत सारे लाभ हैं जिनको आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं से देख सकते हैं। वे लाभ कौन कौन से हैं? एक निश्चित और वैज्ञानिक विधि है, जैसा कि हमने उसकी परिभाषा से लिया। संपूर्ण लेनदेन का लेखा का संधारण किया जाता है, परिभाषा सही है। दो पक्षों में एंट्री होती है, परिभाषा सही है। दोनों पक्षों पर प्रभाव पड़ता है डेबिट क्रेडिट पे दोनों प्रभाव पड़ता है, परिभाषा दोनों में विपरीत संबंध है। राशि की गलती होने की कोई संभावना नहीं होती। सौदे में प्रविष्टि की भूल की संभावना नहीं होती। अगर एक पक्ष में प्रविष्टि है दूसरे पक्ष में नहीं है तो उसे सुधारा जा सकता है। गणितीय शुद्धता, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, हमेशा दोहरे लेखा प्रणाली की डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं, तो इससे गणितीय शुद्धता का ज्ञान होता है। इसी से यहाँ से ये दो तीनों इंपॉर्टेंट है। इसी से हम रॉ मटेरियल, इसी से हम लोग खतौनी करते हैं, खतौनी के बाद तलपट बनाते हैं, आय व्यय विवरण बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं, चिट्ठा तैयार करते हैं। चिट्ठा तैयार करने के बाद, अंतिम लेखा तैयार करने के बाद, चिट्ठा तैयार करने के बाद हम लोग इनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 8-10 प्रकार लिख सकते हैं। इतना ही है ऐसा नहीं है, आप और भी लाभ गिना सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि इनका हानि पक्ष क्या है, या इसी प्रश्न में क्या था? प्रश्न है कि दोहरा लेखा प्रणाली के दोष क्या है। ठीक है ना। तो दोहरा लेखा प्रणाली के दोष देखते हैं। अब देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली की दोष। दोहरा लेखा प्रणाली में क्या दोष है? ठीक है। ठीक है, बहुत वैज्ञानिक विधि है, बहुत सारी गणितीय शुद्धता है, फिर भी इसमें दोष होती है कि अक्सर लोगों को क्रेडिट और डेबिट का सिद्धांत अप्लाई करने में दिक्कत होता है। मतलब पहला दोष क्या हो जाएगा? अगर मैं दोष लिखूं, दोष निकालूं, ठीक है ना, तो दोष क्या हो जाएगा? पहला, सिद्धांत अप्लाई करने में गलतियां। पहला क्या हो जाएगा? किस सिद्धांत में गलती? तो डेबिट और क्रेडिट अप्लाई करने के सिद्धांत में गलती। किस प्रकार से डेबिट या क्रेडिट अप्लाई करना है। दूसरा, अक्सर होता है कि कुछ पक्ष, जैसे कि विक्रय या क्रय पक्ष, क्रय पक्ष की एंट्री कहाँ होगी, क्रय वापसी की एंट्री कहाँ होगी, विक्रय पक्ष की एंट्री कहाँ होगी, विक्रय वापसी की एंट्री कहाँ होगी। तो इस एंट्री में कई बार सोचने में उल्टा संबंध आने लगता है। क्लियर है ना। तो इसके लिए प्रविष्टि, या आदत बोलते हैं, आदत संबंधी प्रविष्टियों में गलती। आउटस्टैंडिंग या आदत संबंधी जो प्रविष्टियां होती हैं उनमें अक्सर गलती होता है। लोन संबंधी, उधार संबंधी गलतियों में के एंट्री में अक्सर गलती होता है। कहीं पे पूरे दोहरा लेखा प्रणाली में कहीं पे प्रविष्टि अगर छोड़ दे रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों से प्रविष्टि छूट जाए। क्लियर है। अगर कोई गलती होती है, चौथा दोष यही है कि गलती होती है तो पहला तो लिखेंगे, सामान्य से ध्यान देंगे। दोहरा लेखा प्रणाली के दोष क्या क्या हैं? दोहरा लेखा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि डेबिट क्रेडिट का सिद्धांत अप्लाई करना। क्लियर है। डेबिट क्रेडिट का सिद्धांत जो सामान्यतः आप कभी पढ़े होंगे या पुराने वही खाता वाले पढ़े होंगे। डेबिट क्रेडिट का सामान्य सिद्धांत क्या होता है? AE। क्लियर है। डेबिट टू LIC क्रेडिट। इसका शॉर्ट फॉर्म है A मीन्स असेट, E मीन्स एक्सपेंडिचर, L मीन्स लायबिलिटी, I मीन्स इनकम और C मीन्स कैपिटल। रूल ये है कि अगर असेट बढ़ता है तो लायबिलिटी घटेगा, अगर
एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल घटेगा। यहाँ पे ऐसा भी लिख लीजिए CR DR, ए बढ़े तो ए घटे, ए बढ़े तो ए घटे। इसका अर्थ है कि एसेट बढ़ता है तो जिस कारण से एसेट बढ़ा है, इनकम के कारण एसेट बढ़ा है, जिस कारण से एसेट बढ़ा है तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, उसी के करस्पॉन्ड अगर इनकम के कारण बढ़ा है तो इनकम क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार के सिद्धांत को हम लोग अगर इसमें अप्लाई करना गलती कर दी, इसको हिंदी में भी अगर देखना चाहेंगे तो हिंदी में कैसे हो जाएगा ये? हिंदी में ऐसा हो जाएगा, देखिए, सम व्यय नाज फिर दा आ पूजना। क्लियर है? संपत्ति, व्यय यानी खर्च, दायित्व, आय, पूंजी। क्लियर है? ना मीन्स डेबिट, ना में, और जा मीन्स क्रेडिट, जमा। ऐसा समव्यय नाज, समव्यय नाज आय पूजना, समव्यय नाज आय पूजना। संपत्ति, व्यय, डेबिट, क्रेडिट, दायित्व, आय, दायित्व, आय, पूंजी, क्रेडिट, डेबिट। यानी अगर किसी व्यक्ति ने कुछ पैसे लगा करके एक नई पूंजी या नया कंपनी खोला है तो पैसा का आना संपत्ति, पूंजी, डेबिट और क्रेडिट के थ्रू लिखा जा सकता है। वैसे इसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग इनका प्रश्न बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे आगे देखते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली के दोष क्या क्या हो सकते हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली के दोष क्या होंगे? सिद्धांत में गलती, दूसरा उल्टे, कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे खर्च हैं या सौदे हैं जिनके लिखने में गलतियां होती हैं, जैसे अदद संबंधित, आउटस्टैंडर्ड संबंधी, उधार संबंधी। क्लियर है? तो इनको लिखने में गलतियां। तीसरा प्रविष्टि छूट जाना, अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों ही पक्ष में प्रविष्टि छूट जाता है तो भी गलती हो जाएगा। चौथा गलतियों का पता लगाना कठिन है, अगर कोई गलती हो जाता है तो उसको पूरा पता लगाना कठिन है। अगर डेबिट क्रेडिट दोनों में ही गलती हो गई है तब पूरा हिसाब का, चूंकि रोजनामचा या दोहरा लेखा प्रणाली जो बन रहा है वो पूरे हिसाब को एक साथ एकजाई कर रहे हैं। अगर किसी का लेन देन हुआ, हमने लिखना भूल गए तो पता ही नहीं चलेगा कि ये पैसा कहाँ गया और कहाँ से डेबिट हुआ, कहाँ से क्रेडिट हुआ। तो जो अशुद्धि हो जाती है उनसे भी पता लगाना बहुत कठिन होता है। साथ ही साथ इनके आंसर में ये भी ऐड कर सकते हैं कि इन्हीं से दोहरा लेखा प्रणाली से बिना तलपट तैयार करते हैं। क्लियर है? दोहरा लेखा प्रणाली की गणितीय शुद्धता जांच करने के लिए, दोहरा लेखा प्रणाली की जांच करने के लिए तलपट तैयार करते हैं। तलपट का उपयोग क्यों होता है? दोहरा लेखा प्रणाली की गणितीय शुद्धता के लिए। अगर तलपट का परिभाषा देना चाहेंगे तो किसी निश्चित दिनांक को, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है, किसी निश्चित दिनांक को तलपट का परिभाषा क्या होता है? किसी निश्चित दिनांक को दोहरा लेखा प्रणाली की गलतियों की शुद्धता जांचने के लिए हम तलपट तैयार करते हैं। तो कुछ दोहरा लेखा प्रणाली में कुछ दोष ये भी है कि उनकी तलपट तैयार करने के बाद भी उन अशुद्धियों को ट्रैक नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इनके 4 अशुद्धियां लिखेंगे, साथ साथ लिखेंगे कि तलपट तैयार करने के बाद भी, तलपट तैयार ही होता है दोहरा लेखा प्रणाली की शुद्धता ज्ञात करने के लिए। तो आप यहाँ पे एक और चीज ऐड करेंगे कि तलपट तैयार करने के बाद भी कुछ अशुद्धियों का पता लगाया जाना मुश्किल है। और वो अशुद्धियां कौन कौन सी हैं? तो तलपट वाला भी यहाँ लिखते हैं, दोष, सिद्धांत, एंट्री या प्रविष्टि, यहाँ पे था
गलती प्रविष्टि भूल या छूटना, और यहाँ पे था कि सुधार संबंधी। मुश्किल, ठीक है। इसी में पांचवा लिखेंगे, इसी में पांचवा लिखेंगे कि तलपट तैयार करने के बाद भी, तलपट तैयार करने के बाद भी अशुद्धियों को नहीं ट्रैक कर सकते, अशुद्धियां नहीं सुधारी जा सकती। और वे कौन कौन से हैं? तो वे ये हैं, देखिए। पहला, अगर लेन देन की छुटनी की अशुद्धियां हुई हो, पहला, अगर लेन देन ही छूट गया हो, डेबिट क्रेडिट किसी भी पक्ष में है नहीं खतौनी में, फिर उसका लेखा नहीं बनेगा। दोनों ही हिसाब लिखने की अशुद्धियां हो, किसी ने सामान लिया और उसका पेमेंट किया नहीं, आपने उसे पेमेंट दिखाया, उधार दिखाया नहीं, और ये गलती हो गया। सबसे जो महत्वपूर्ण था सिद्धांत की अशुद्धियां, सिद्धांत की अशुद्धियां मीन्स आपको डेबिट और क्रेडिट अप्लाई करने नहीं आया, ठीक है ना। चौथा, क्षतिपूरक अशुद्धियां, क्षतिपूरक अशुद्धियां। एक प्रश्न आपके एग्जाम में टिप्पणी में भी आया हुआ है। क्षतिपूरक अशुद्धियां वे अशुद्धियां होती हैं जैसे किसी दोहरा लेखा प्रणाली में मैं किसी डाटा को लिखना भूल गया या किसी डाटा को डेबिट पक्ष में लिख दिया और उसका क्रेडिट पक्ष में सही नहीं किया। जितना डाटा डेबिट पक्ष में गलती लिखा था, जैसे यहाँ पे 500 रुपये था, उसमें 10% छूट प्राप्त किया था और वहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 500 का 10% 450 रुपये लिखना चाहिए था, लेकिन मैं वहाँ 500 ही लिख दिया या 450 ही लिख दिया। दोनों ही पक्ष में अगर अशुद्धियाँ हो जाती हैं या एक पक्ष की अशुद्धि किसी अन्य लेखा संधारण की, किसी अन्य एंट्री की अशुद्धि से जीरो हो जाती हैं तो क्षतिपूरक अशुद्धियाँ होती हैं। फिर से देखते हैं, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ वे अशुद्धियाँ हैं जो किसी एक दिनांक के एंट्री की गई अशुद्धि को किसी अन्य दिनांक के एंट्री की गई अशुद्धि के द्वारा जीरो कर दिया जाता है, मतलब दोनों मिल करके बराबर हो जाते हैं, तो जिससे पता ही नहीं चलता है कि अशुद्धि हुई है। जैसे 1 तारीख को कोई एंट्री हुआ और इस एंट्री में डेबिट पक्ष में अशुद्धि हुई, फिर 10 तारीख को कोई एंट्री हुआ, इस एंट्री में क्रेडिट पक्ष में अशुद्धि हुई और दोनों सेम अमाउंट की अशुद्धि हुई है। जब सेम अमाउंट की अशुद्धि होगी तो डेबिट और क्रेडिट फिर से बराबर हो जाएंगे, तो इस प्रकार की क्षतिपूरक अशुद्धियाँ हो जाएंगी। एक जगह आपने अशुद्धि की थी, उसी का क्षतिपूरक दूसरे जगह की अशुद्धि में कर दिए हैं। मतलब 1 तारीख को जो आपने गलती किया था, 10 तारीख को उसको दोबारा गलती करके सुधार दिए हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं। इसके बाद खाते में खतौनी में प्रविष्टि छूट जाना, खतौनी में प्रविष्टि छूटना मतलब जब आप लेजरिंग तैयार कर रहे थे ना, जब आप लेजरिंग तैयार कर रहे थे तो वहां पे खतौनी में ही कोई डाटा छूट जाना, ठीक है ना। सही पक्ष में गलत खाते लिख देना। मतलब जहाँ पे जिस खाता को लिखना नहीं था, सपोज योग शेष निकाल रहे हैं या शेष विधि से निकाल रहे हैं, तो उसमें गलत खाते लिख देने से भी गलतियाँ हो सकती हैं। मतलब अब हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली की दोष 5 प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। पहला, सिद्धांत में गलती कर सकते हैं
एंट्री प्रविष्टि करने में गलती कर सकते हैं। तीसरा, भूलवश से या किसी कारण से कोई एंट्री छोड़ देते हैं। चौथा, जब ये कोई गलतियां हो जाती हैं तो उनका सुधारना या उन्हें पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद ही पांचवा लिखेंगे कि इसके दोष में एक और दोष, इसी में पांचवा बताएंगे कि तलपट तैयार करते समय होने वाली अशुद्धियां भी इनमें काउंट हो जाएंगी, कि वे अशुद्धियां भी इनसे दूर नहीं की जा सकती हैं। जो अशुद्धियां तलपट बनाते समय आ रही हैं उन्हें भी दूर नहीं की जा सकती। पहला कौन सी तलपट बनाने की 5 अशुद्धियां कौन सी हैं? पहला, लेन देन लिखने में गलती, लेन देन लिखने में। दूसरा, हिसाब किताब में। तीसरा, सिद्धांत अप्लाई करने में, मतलब डेबिट क्रेडिट का जो सिद्धांत है। चौथा, क्षतिपूरक अशुद्धियां। पांचवा, खतौनी में गलती। और पांचवा, खतौनी में गलती। और छठवां, जो हम लोग तलपट बनाते समय जो एंट्री करते हैं उस एंट्री में गलती, तलपट एंट्री में गलती। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग ये बता सकते हैं कि निम्न प्रकार से इनके दोष हैं। दोहरी लेखा प्रणाली में निम्न दोष हैं। कौन सी? पहला, अगर प्रविष्टि संबंधित गलती हो गई, अगर एंट्री में छूट हो गया, अगर गलती हो गई है तो उनको सुधार पाना, उन्हें खोज पाना बड़ा मुश्किल है। या फिर कोई सिद्धांत संबंधित गलती करती है, डेबिट क्रेडिट का जो सिद्धांत है उसमें गलती करती है, ठीक है ना। दूसरा, तलपट। अक्सर दोहरी लेखा प्रणाली को जांच करने के लिए तलपट तैयार किया जाता है। दोहरी लेखा प्रणाली के तलपट का परिभाषा ही है कि दोहरी लेखा प्रणाली की शुद्धता की जांच करने के लिए, दोहरी लेखा प्रणाली की शुद्धता की जांच करने के लिए किसी निश्चित दिनांक को तलपट बनाया जाता है। तलपट में योग विधि, योग शेष विधि, शेष विधि या समान योग वालों को छोड़कर बनाया गया तलपट तैयार किया जाता है। तलपट में भी अगर पूरा बैलेंस ओके है, गणितीय शुद्ध है, तो भी अशुद्धियां हो सकती हैं दोहरी लेखा प्रणाली में। और वो अशुद्धियां, अगर लेन देन ही नहीं लिखा गया है, अगर हिसाब लिखने में ही गलती हो गया है, कोई व्यक्ति ने उधार लिया है, आपने उससे प्राप्ति लिख दिया है कि उसने रोकड़ दे करके लिया है, तो गलती हो जाएगी। सिद्धांत में गलती, फिर से डेबिट क्रेडिट का सिद्धांत अप्लाई करने में अगर कहीं गलती हुई है। क्षतिपूरक अशुद्धियां एक बार टिप्पणी में आया हुआ है 5 मार्क्स के लिए, तो क्या है क्षतिपूरक अशुद्धियां? ध्यान देंगे। दोहरी लेखा प्रणाली के निर्माण में किसी एक दिनांक को डेबिट में किया गया गलती तथा अगले किसी दिनांक में क्रेडिट में किया गया उतने ही अमाउंट का, उतने ही राशि का गलती पूरे लेखा को, डेबिट और क्रेडिट को समान कर देता है, जो कि एक डेबिट की गलती को एक क्रेडिट की गलती से क्षतिपूरक की तरह कार्य करता है। इसे क्षतिपूरक अशुद्धियां कहते हैं। फिर से देखते हैं, क्षतिपूरक अशुद्धियां वे अशुद्धियां हैं जो किसी दोहरी लेखा प्रणाली में किसी एक दिनांक को किसी डेबिट पक्ष में की गई गलती किसी अन्य दिनांक को क्रेडिट पक्ष में की गई समान राशि की गलती से बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार की अशुद्धियां क्षतिपूरक अशुद्धियां कहलाती हैं। आगे देखते हैं तलपट की एंट्री। अगर तलपट बनाते समय एंट्री कर रहे हैं और उसमें गलती करते हैं तो भी एक गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 4-5 प्रकार से आप ये बता सकते हैं कि तलपट बनाने जो दोहरी लेखा प्रणाली है उनकी अशुद्धियां, उनकी दोष है। क्लियर है? अब दोहरी लेखा प्रणाली पे आए हुए एक प्रश्न को डिस्कस करते हैं। दोहरी लेखा प्रणाली पे आया हुआ एक प्रश्न है कि अजय ने 4 अप्रैल 2013 को विजय से 4000 रुपये का माल उधार क्रय किया। अजय ने किससे? विजय से। कितने? 4000 रुपये का माल, ठीक है ना। और कैसे किया? उधार। इसके बाद अजय ने उसके लिए 3 माह की अवधि का एक बिल प्रपत्र जारी किया। अजय ने इस उधार के बदले बिल प्रपत्र जारी किया। कितने? 3 माह के लिए, ठीक है ना। 3 माह के लिए जारी किया। विजय ने इसी तिथि को 5% ब्याज की दर से भुना लिया। अब विजय जो बिल प्रपत्र था इसे 5% ब्याज से भुना लिया, ठीक है ना, मतलब उसको कैश करा लिया। अजय ने देय तिथि पर बिल का भुगतान कर दिया। अजय ने देय तिथि पर ही बिल का भुगतान किया।
पहले देखेंगे इनका जनरल एंट्री बनाना है, ठीक है ना। अगर इनकी जनरल प्रविष्टि करना है तो इसमें 2 जनरल प्रविष्टि बनाना पड़ेगा, अचय का अलग, विचय का अलग। क्लियर है। जनरल प्रविष्टि के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इन रूल्स को अप्लाई करना है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई करना है। साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि यह प्रश्न किसका है, यह प्रश्न है बिल विपत्र का। क्लियर है। नोट जारी करने का विल विपत्र का प्रश्न है। विल विपत्र का अगर प्रश्न है तो विल विपत्र की देय तिथि क्या होती है ये भी जानने की जरूरत है। तो विल विपत्र की देय तिथि होती है, तो विल विपत्र की देय तिथि होती है जिस दिनांक को जारी किया गया, ठीक है, जिस दिनांक को जारी किया प्लस अनुग्रह दिन, अनुग्रह दिवस। क्लियर है। जैसे अगर 1 जनवरी को जारी किया हुआ चेक है, क्लियर है, तो इनका 1 माह 1 फरवरी को पूरा होता है। क्लियर है। लेकिन वो 2 फरवरी को इनका भुगतान ना करके 1 फरवरी को पूरा हो जाएगा, 2 फरवरी को भुगतान ना करके वो उनका भुगतान करेंगे 4 फरवरी को, ठीक है ना। 1 के बाद 2 को पूरा हुआ, फिर 3, 4 फरवरी को। उसी प्रकार 4 अप्रैल है, यह 4 अप्रैल इनका 3 माह पूरा हुआ। इसी प्रकार 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल इनका 3 माह पूरा हुआ। 5 जुलाई, तो ये 5 जुलाई को पेमेंट ना करके 7 जुलाई को पेमेंट करेंगे। क्लियर है। मतलब ये जो 2 दिन का ये जो गैप हो रहा है 2 दिन का, ये होता है 2 दिन अनुग्रह दिवस। क्लियर है। फिर से ध्यान देंगे, विल विपत्र के संबंध में रूल क्या है कि अगर विल विपत्र देय दिनांक पर पेमेंट हो रहा है, इसका अर्थ है कि उनको 2 दिन का अनुग्रह दिवस दिया जाएगा। अगर वो 4 अप्रैल को उन्होंने सामान खरीदा था तो 4 अप्रैल का बिल का भुगतान कब करना चाहिए उनको, 5 अप्रैल को पूरा हो जाएगा, 5 मार्च को पूरा हो जाएगा, 5 जुलाई को पूरा हो जाएगा, 3 महीना, 5 जुलाई को 3 माह पूरा हो जाएगा। लेकिन वो 5 जुलाई को पूरा नहीं करके 7 जुलाई को पेमेंट करेंगे। क्लियर है ना। अब हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए सबसे आगे देखते हैं अजय की जनरल एंट्री। अजय की जनरल एंट्री में कुछ भी नहीं है। अजय की जनरल एंट्री में है कि 400 रुपये का माल उधार लाया, उसके लिए बिल विपत्र जारी किया, फिर 400 रुपये भुगतान कर दिया देय दिनांक पर। 4000 रुपये का माल खरीदा, 4000 रुपये का बिल विपत्र जारी किया और 4000 रुपये का भुगतान देय दिनांक पर कर दिया है, ठीक है ना। अजय की पंजी इजी रहेगा। अजय की पंजी इसलिए इजी रहेगा, ध्यान देंगे, पहले हुआ दिनांक, ये हुआ विवरण, इसको एलएफ लिखते हैं। एलएफ को भी खाता क्रमांक संख्या में लिख सकते हैं, खाता क्रमांक संख्या, फिर यहां नामे, फिर यहां जमा, ठीक है ना। इनको ऐसा लिख दीजिए कि ये रुपए में है, ठीक है ना। अब देखिए 4 जुलाई को 2013 कितने अप्रैल को, 4 अप्रैल को, तो अप्रैल 4 हम लोग क्या बना रहे हैं, अजय की जनरल प्रविष्टि, ठीक है ना। तो 4 अप्रैल को क्या हुआ, 4 अप्रैल को यह हुआ कि अजय ने कुछ माल क्रय किया और भी उधार। क्लियर है। अजय के पास माल आया और अजय के पास माल आया, ठीक है ना, और उधार के रूप में दायित्व बना, क्लियर है, लायबिलिटी बना, ठीक है ना। असेट के रूप में, सामान के रूप में माल आया मतलब वो डेबिट हुआ, और दायित्व बना मतलब वो क्रेडिट हुआ। क्लियर है। तो यहां पे हो जाएगा क्रय खाता डेबिट टू के लिए मैं चूंकि हिंदी में लिख रहा हूं तो इसको से लिख देता हूं, किससे आया, तो वास्तव में आया है विजय से। कैसे होगा यहां पे ध्यान देंगे, कैसे होगा यहां ध्यान देंगे। यहां पे 2 चीजें प्रभावित होंगी। पहला क्रय खाता
रोकड़ से हुआ क्या, क्या पैसा दिया इसने? नहीं दिया, इसने उधार लिया है, मतलब वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है जिससे उधार लिया गया है। तो विजय का खाता, ठीक है ना, विजय का खाता। अब ध्यान देंगे, क्रय खाता डेबिट हुआ है, किससे? विजय के खाते से। क्लियर है? क्रेडिट, क्योंकि ये लायबिलिटी जनरेट कर रहा था और एसेट जनरेट कर रहा था, तो ये भी क्रेडिट हुआ, ठीक है ना। तो हुआ क्रय खाता विजय के खाता से, कितना? 4000 रुपए, 4000 रुपए। आगे अजय उसको बिल विपत्र जारी कर देता है, अजय उसको बिल विपत्र जारी कर देता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे प्रभावित क्या हो जाएंगे? बिल विपत्र और विजय। क्लियर है? विजय को पैसे नहीं देकर के क्या जारी किया है? बिल विपत्र, ठीक है ना। तो विजय प्राप्त करने वाला हुआ, विजय प्राप्त करने वाला हुआ तो हो जाएगा डेबिट। क्लियर है? विजय के पास प्राप्ति हो रही है और बिल विपत्र अजय ने उन्हें दिया। अजय की खाता से, ध्यान देंगे, अजय की खाता से बिल विपत्र गया। क्लियर है? अजय की खाता से बिल विपत्र गया मतलब खर्च हो रहा है। बिल विपत्र एक राशि के समान है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। अजय की खाता से बिल विपत्र गया मतलब खर्च हुआ। अजय की खाता से व्यय हुआ मतलब व्यय हुआ, कम हुआ, तो अजय का खाता हो जाएगा, अजय के खाता से बिल विपत्र, ये हो जाएगा क्रेडिट। विजय की खाता प्राप्त कर रहा है, इनकम हो रहा है उसे, इनकम के रूप में बिल विपत्र राशि के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो विजय की खाता को इनकम हुआ है, मिला है उसको, ठीक है ना। तो विजय की खाता को जब इनकम हुआ है तो हो जाएगा डेबिट, मतलब वास्तव में प्राप्ति करता विजय खाता है। और तो यहाँ हो जाएगा, ये भी 4 अप्रैल को ही है। इसका निरसन लिखिए, क्या हुआ है यहाँ? अजय विजय से, अजय माल उधार खरीदा। क्लियर है? इसे क्लोज कीजिए। उसके बाद आइए, विजय 4 अप्रैल का ही है, विजय का खाता हो रहा है। विजय खाता लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। विजय डेबिट हो रहा है, किससे? विजय डेबिट हो रहा है किससे? तो बिल विपत्र से, बिल विपत्र के खाता से हो रहा है। क्लियर है ना? ऐसा हुआ से कितना? 4000 रुपए, 4000 रुपए। अब क्या बोल रहा है कि आपने देय तिथि पर बिल का भुगतान किया। मैं भी देय तिथि को डिस्कस किया हुआ हूं, तो आएगा जुलाई, 5 जुलाई नहीं 7 जुलाई आएगा। और 7 जुलाई पर उसने भुगतान कर दिया, पैसे से, रोकड़ से भुगतान कर दिया है। क्लियर है? देय विपत्र खाता नकदी रोकड़ खाता से कर दिया है। तो यहाँ पे प्रभावित कौन कौन से होंगे? एक तो हो जाएगा देय विपत्र, बिल विपत्र, और ये हो जाएगा रोकड़ खाता। क्लियर है? बिल विपत्र और रोकड़ खाता। वास्तव में उसने पैसा पे किया, अजय ने पैसा पे किया, एक्सपेंडिचर खर्च किया, अजय ने पैसा पे किया। ये हो जाएगा डेबिट, क्रेडिट, इसके बदले कितना पे किया। क्लियर है ना? गलत हो रहा है। वास्तव में डेबिट, क्रेडिट, वास्तव में बिल विपत्र के बदले पैसा पे कर रहा है। क्लियर है? मतलब पैसा खर्च किया, एक्सपेंडिचर किया, दे रहा है, ठीक है ना। व्यय कर रहा है, दे रहा है, तो यहां हो जाएगा बिल विपत्र डेबिट रोकड़ खाता से, ठीक है। और ये भी 4000 रुपये। इस प्रकार से 7 जुलाई को बिल विपत्र दे देगा और रोकड़ खाता उसका इक्वल हो जाएगा। ध्यान देंगे, बिल विपत्र की देय दिनांक हमेशा 2 दिन के अनुग्रह दिवस के बाद होता है। मीन्स
जैसा कि इस प्रश्न में था 4 अप्रैल को उसने उधार लिया हुआ था, 4 अप्रैल को बिल विपत्र जारी किया, मतलब बैंक 4 अप्रैल को उसके एवज में पैसा दे दिया। अब बिल विपत्र का जो डेट था वो 4 अप्रैल की तुलना में, जैसे 4 अप्रैल को उसने जारी किया, 4 अप्रैल को ही उसने बैंक से बिल विपत्र दे दिया, ठीक है ना। अब बैंक को उसे राशि पटानी है 3 महीने के बाद पटाएगा। 3 महीने के बाद 4 अप्रैल का डाटा, 4 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 जुलाई को 3 महीना, 4 जुलाई को 3 महीना कंप्लीट हो जाता, 5 जुलाई को देना होता उसे, लेकिन 2 दिन का अनुग्रह दिवस उसे मिलेगा और वो उसे 7 जुलाई तक दे सकता है, मतलब दे तिथि 7 जुलाई को होगी, इसीलिए हमने इसे 7 जुलाई 2013 दिया हुआ है। क्लियर, 7 जुलाई 2013 को बिल विपत्र दे दिया उसने, रोकड़ खाता से भुगतान कर दिया कितना, 4000 रुपये का। तो अजय की खाता इस प्रकार से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं विजय की जनरल एंट्री। वास्तव में विजय की जनरल एंट्री के लिए हम लोग देखते हैं कि विजय जो है उधार देने वाला है। क्लियर है ना, तो विजय की पंजी, विजय क्या है ध्यान देंगे। अजय ने 4 अप्रैल 2013 को विजय से 4000 रुपये का माल उधार क्रय किया, मतलब उधार देने वाला कौन है, विजय। क्लियर है, तो यहाँ पे 2 खाता प्रभावित हो रहे हैं, कौन कौन से, अजय, दूसरा विजय। तो विजय क्या कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं, किस चीज को, माल को दे रहे हैं, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे विक्रय खाता। क्लियर है, वास्तव में अजय किस चीज से प्राप्त कर रहे हैं, विक्रय खाता से, तो यहाँ पे अजय हो जाएगा प्राप्तकर्ता डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ हो जाएगा अजय का खाता डेबिट, किससे, विजय के विक्रय खाता से। यहाँ पे लिखे विक्रय खाता से कितना रुपए, 4000। क्लियर है, यहाँ पे आप नरेशन लिखिए, विजय लिख रहा है अपना, तो लिखेगा अजय को उधार दिया, अजय को माल उधार दिया। क्लियर है, उसके बाद अगला इसमें है कि 4 अप्रैल को ही अजय ने विजय को बिल विपत्र जारी किया। अब अजय को जो था, अजय ने विजय को पैसे की जगह में क्या जारी किया, बिल विपत्र जारी किया। मतलब अभी क्या क्या हो जाएगा, बिल विपत्र। क्लियर है, बिल विपत्र प्राप्त करता है, किसके द्वारा जारी है, अजय। मतलब विजय के रिकॉर्ड में एक बिल विपत्र प्राप्त हुआ है, किसके द्वारा, अजय के द्वारा। तो हो जाएगा बिल विपत्र डेबिट और अजय क्रेडिट। तो हो जाएगा बिल विपत्र डेबिट अजय से, कितने राशि का, वही 4000 राशि का। अब जब उसे बिल विपत्र जारी कर चुका है तो उस बिल विपत्र का भुगतान करवा रहा है। इसी प्रश्न में विजय ने इसी तिथि को अपने बैंक से 5% ब्याज की दर से उसे भुना लिया। क्लियर है, 5% की ब्याज की दर से उसे भुना रहा है। किस तिथि को, इसी तिथि को, तो अप्रैल 04। यहाँ पे नरेशन लिखे पहले, अजय ने बिल विपत्र दिया, ठीक है ना। अब 4 तारीख को ही विजय इसे बैंक भेजता है और 5% की दर से उसको भुना लेता है। क्लियर है ना, तो यहाँ पे बैंक और ब्याज दोनों, ठीक है ना। कौन कर रहा है इसे, बिल विपत्र के थ्रू हो रहा है, बिल विपत्र। वास्तव में बिल विपत्र को बैंक भेजा गया है, उससे क्या मिल रहा है, ब्याज और उससे क्या मिल रहा है, राशि और ब्याज। पहले बार बैंक विपत्र भेजा, असेट प्राप्त हो रही है। क्लियर है, तो हो जाएगा डेबिट और हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर है, बिल विपत्र को भेज रहे हैं हम लोग और इसको प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक डीआर और ब्याज डीआर, किससे, बिल विपत्र से। क्लियर है, बिल विपत्र से प्राप्त हो रहा है। एक कितना है, तो बिल विपत्र से 4000 रुपये प्राप्त हुआ है। क्लियर है, जब आप इसे बैंक भेजे तो 4000 को 4000 नहीं दे रहा है, 5% का ब्याज लेके दे रहा है ना, तो 5% का ब्याज, 4000 का 5% निकालिए तो 4000 × 5/100,
200 रुपये उसने ब्याज लिया हुआ है, मतलब 4000 माइनस 200, 3800 उसने क्रेडिट किया, 200 का ब्याज और ये कंप्लीट हुआ। मीन्स जब भी आप विजय के खाता तैयार करेंगे ध्यान से देख लीजिए, 4 अप्रैल को अजय को उसने सामान उधार दिया, क्लियर है, अजय को उसने बेचा है, अजय डेबिट टू विक्रय खाता से 4000 रुपये। अजय ने उससे पैसे की जगह में क्या जारी किया, विल विपत्र जारी किया, तो विल विपत्र 4000 रुपये। अब उस विल विपत्र को उसने भुनाया, विजय ने विल विपत्र को भुनाया, लेकिन उसी दिनांक को भुनाया 4 अप्रैल को, तो 4 अप्रैल को भी बैंक भेजा, बैंक ने अपना ब्याज काटा और इस प्रकार से भुना दिया, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, विल विपत्र वास्तव में धन राशि के बराबर ही है। जैसे ही अजय ने विल विपत्र जारी किया, वास्तव में उसका पेमेंट के बराबर है। उसने जैसे ही बैंक में भेजा, उसे पूर्ण राशि प्राप्त हो गई। इसलिए विजय का जब भी खाता बनाएंगे तो 4 अप्रैल को ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 4 अप्रैल को ही उसको इस लेन देन का खाता खत्म हो जाएगा। अजय को उधार दिया, अजय से विल विपत्र प्राप्त हुआ, विल विपत्र का भुगतान भी हो गया, क्लियर है, वास्तव में नगद के बराबर ही हो गया। लेकिन जब भी हम लोग अजय की पंजी बना रहे हैं तो अजय नगद राशि के जगह में विल विपत्र जारी किया था, और विल विपत्र के लिए उसने 3 माह का वक्त मांगा था। 3 माह के वक्त के बाद अजय का जो खाता क्लोज हो रहा है, इस ट्रांजेक्शन के लिए अजय का जो खाता क्लोज हो रहा है वो 7 जुलाई को हो रहा है, क्लियर है। तो इस प्रकार से दोनों की जनरल प्रविष्टि की जा सकती है। ये जो प्रश्न अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, दोहरा लेखा प्रणाली, ये आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का आएगा थ्योरी, और 20 मार्क्स का ये प्रश्न था अजय और विजय का विल विपत्र के संबंध में, विनिमय प्रपत्र के संबंध में प्रश्न, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका 40 मार्क्स का क्लियर हो रहा है, और भी जो आए हुए प्रश्न है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।